नमस्ते, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरियाल, लेकर हाजिर हूं विश्व विशेष। दुनिया के अलग अलग हिस्सों से इस वक्त ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो आने वाले दिनों की बड़ी कहानियां बयां कर रही हैं। पहली तस्वीर पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की, जहां सियासत का चेहरा अब बदल चुका है। बीएनपी को सड़क से सत्ता और अब राष्ट्रपति भवन तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाने वाले मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर अब राष्ट्रपति की कुर्सी पर है। सवाल यह कि बांग्लादेश में बदले इस सियासी समीकरण का खास तौर पर भारत पर क्या असर होगा और ढाका दिल्ली के रिश्ते किस दिशा में आगे जाएंगे। दूसरी तस्वीर दिल्ली की है, जहां ब्रिक्स महासम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के संभावित भारत दौरे को लेकर चर्चाएं तेज हैं। क्या जिनपिंग की भारत यात्रा दोनों देशों के रिश्तों में नई गर्मजोशी की शुरुआत होगी? और तीसरी बड़ी तस्वीर अमेरिका से, जहां मिड टर्म चुनाव से पहले ट्रंप प्रशासन भारत की तर्ज पर एसआईआर जैसी प्रक्रिया लागू करने की तैयारियों में है। आखिर इसके पीछे की क्या रणनीति है? विश्व विशेष की हमारी इस खास पेशकश में सबसे पहले देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट, ढाका में फखरुल युग। ढाका में फखरुल युग। बांग्लादेश की सियासत में एक और बड़ा बदलाव। बीएनपी के दिग्गज नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर अब देश के राष्ट्रपति हैं। 35 साल बाद हुए बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति चुनाव में फखरुल ने 255 वोट हासिल कर जीत दर्ज की। नतीजे घोषित होने के बाद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने लाल गुलाब देकर नए राष्ट्रपति को बधाई दी। बाद में दोनों एक दूसरे के गले भी लगे। बांग्लादेश की सियासत में सत्ता का चेहरा बदला है, लेकिन फखरुल इस्लाम आलमगीर का राष्ट्रपति बनना सिर्फ एक नए राष्ट्रपति की ताजपोशी ही नहीं, बल्कि ये हसीना युग के बाद बांग्लादेश की बदलती सियासी सोच, बीएनपी की मजबूत होती पकड़ और भारत के साथ रिश्तों की नई दिशा का बड़ा संकेत है। India also is progressing the same way and wants to have a better relationship with Bangladesh as a whole, because the entire Bangladesh nation wants that Sheikh Hasina should be extradited, and she has been already convicted. So she should face the court again. I mean, for the execution of the verdict. So that's the desire of the people. बीएनपी के संकट मोचक फखरुल। छात्र राजनीति से शुरुआत, सत्ता में मंत्री की जिम्मेदारी, विपक्ष में संघर्ष और बीएनपी के महासचिव से राष्ट्रपति भवन तक, मिर्जा फखरुल का सियासी सफर लंबी जद्दोजहद की कहानी है। मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर बांग्लादेश की सियासत का वो चेहरा रहे हैं जिन्होंने करीब 1.5 दशक तक बीएनपी के नंबर 2 की भूमिका निभाई है। लंबे वक्त तक पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रहे फखरुल आलमगीर आहिस्ता आहिस्ता बीएनपी की आवाज और उसका सार्वजनिक चेहरा बन गए। 2011 में उन्होंने कार्यवाहक जनरल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी संभाली और 2016 में इस पद पर स्थायी रूप से नियुक्त हुए। करीब 2 दशक तक सत्ता से बाहर रही बीएनपी की मुश्किलों के दौर में फखरुल आलमगीर लगातार पार्टी को मजबूत करने में जुटे रहे। शेख हसीना सरकार के लंबे शासन के दौरान जब पार्टी के सीनियर लीडर्स या तो जेल में थे, नजरबंद थे या देश से बाहर थे, तब बांग्लादेश में बीएनपी का मोर्चा संभालते हुए फखरुल आलमगीर ने पार्टी कार्यकर्ताओं से संपर्क बनाए रखा, संगठन को जमीनी सतह पर एक्टिव रखा और मुश्किल दौर में पार्टी को एकजुट रखने में अहम भूमिका निभाई। वो सिर्फ पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ही नहीं थे, बल्कि उस दौर में बीएनपी के लिए मैदान में खड़े सबसे बड़े सियासी चेहरा थे। शेख हसीना के 15 साल के शासन के दौरान विपक्ष की राजनीति का चेहरा रहे फखरुल आलमगीर अब राष्ट्रपति पद तक पहुंच गए हैं। फरवरी 2026 के आम चुनाव में भारी बहुमत के साथ बीएनपी सत्ता में लौट चुकी है, यानी राष्ट्रपति भवन से लेकर प्रधानमंत्री की कुर्सी तक बीएनपी का राजनीतिक प्रभाव मजबूत हो चुका है। प्रधानमंत्री तारिक रहमान के नेतृत्व वाली सरकार और राष्ट्रपति फखरुल के बीच राजनीतिक तालमेल नई सरकार की स्थिरता के लिहाज से अहम होगा। जेल मुकदमे और संघर्ष। फखरुल लंबे समय तक हसीना सरकार के मुखर विरोधी रहे। उनके राजनीतिक सफर पर कार्रवाई और मुकदमों का भी लंबा साया रहा। उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ बड़ी संख्या में मामले दर्ज हुए।
बीएनपी का दावा है कि 2009 से सितंबर 2023 के बीच उसके लाखों सदस्यों और कार्यकर्ताओं के खिलाफ बड़ी संख्या में मुकदमे दर्ज किए गए और कई लोगों को हिरासत, उत्पीड़न और कथित जबरन गुमशुदगी का सामना करना पड़ा। फखरुल आलमगीर को कम से कम 11 बार गिरफ्तार किया गया और वे करीब 3.5 साल जेल में रहे। इस दौरान उन पर कम से कम 111 मामले दर्ज किए गए। तमाम दबाव, गिरफ्तारियों और राजनीतिक मुश्किलों के बावजूद फखरुल पीछे नहीं हटे। पार्टी के भीतर असंतोष को संभाला, संगठन को जोड़े रखा और बीएनपी को राजनीतिक तौर पर एक्टिव बनाए रखा। और शायद यही वजह है कि आज राष्ट्रपति भवन तक पहुंचने वाले फखरुल को सिर्फ एक संवैधानिक पद पर बैठे नेता के तौर पर नहीं, बल्कि बीएनपी को सबसे कठिन दौर से बाहर निकालकर उसे सशक्त बनाने के लीडर के तौर पर उनकी एक अलग पहचान है। सबसे बड़ा सियासी संदेश, बांग्लादेश में राष्ट्रपति पद आमतौर पर औपचारिक और सर्वोच्च संवैधानिक पद है, लेकिन मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियां इसे ज्यादा अहम बना रही हैं। फखरुल आलमगीर ऐसे वक्त में बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने हैं जब देश शेख हसीना के दौर के बाद नई राजनीतिक व्यवस्था को आकार दे रहा है। राष्ट्रपति संवैधानिक रूप से सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर भी होते हैं, इसलिए उनकी राष्ट्रपति पद पर ताजपोशी को बीएनपी के सत्ता संतुलन को मजबूत करने वाले कदम के तौर पर देखा जा रहा है। फखरुल की ताजपोशी के साथ बांग्लादेश की राजनीति का नया अध्याय शुरू हो गया है और इस अध्याय पर सिर्फ ढाका की नहीं, दिल्ली की भी नजर है। 2024 के राजनीतिक उथल पुथल के बाद हसीना भारत चली गई और अब ढाका और दिल्ली के रिश्तों में उनका मुद्दा सबसे संवेदनशील सवालों में शामिल है। बांग्लादेश भारत से हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है, जबकि भारत इस मामले को अपने कानूनी ढांचे के तहत देख रहा है। फखरुल आलमगीर का राजनीतिक रुख यहां दिलचस्प है। उन्होंने कहा है कि भारत बांग्लादेश रिश्तों को सिर्फ शेख हसीना के मुद्दे तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने पानी, सीमा पर हिंसा और व्यापार असंतुलन जैसे मुद्दों को बातचीत के जरिए सुलझाने की जरूरत पर जोर दिया है। यानी दिल्ली के लिए फखरुल आलमगीर की एंट्री का मतलब तनाव के साथ संवाद की गुंजाइश भी है। तो इस रिपोर्ट के बाद तो आप समझ गए होंगे कि दिल्ली की नजर ढाका पर है, लेकिन अगली स्टोरी आपको बताऊंगा जिसमें आप देखेंगे, समझेंगे कि कैसे दुनिया की नजर दिल्ली पर है। क्योंकि ब्रिक्स महासम्मेलन के लिए चीन के राष्ट्रपति शी भारत आने की उनके जो दौरा है उसको लेकर काफी उम्मीदें हैं। सवाल यह है कि क्या जिनपिंग की भारत यात्रा से भारत और चीन के बीच जो समीकरण है, जो टेंशन्स हैं, वो खत्म होंगे क्या? दोनों देशों के रिश्तों में गर्मजोशी और गर्माहट आएगी क्या? इसी को समझने के लिए देखिए हमारी ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। दिल्ली आएंगे जिनपिंग। दिल्ली आएंगे जिनपिंग। भारत में आयोजित होने वाला ब्रिक्स सम्मेलन बेहद ही अहम साबित होने वाला है, क्योंकि इस बार दुनिया की नजर सिर्फ ब्रिक्स के मंच पर नहीं, बल्कि दिल्ली में होने वाली बड़ी कूटनीतिक मुलाकातों पर भी होगी। 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के शामिल होने की उम्मीद है। ब्रिक्स का मंच दुनिया की बड़ी ताकतें और आमने सामने पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग। सवाल यह है कि क्या दिल्ली से भारत चीन रिश्तों की नई कहानी लिखेगी? क्या एलएसी पर टेंशन कम करने और सीमा विवाद के समाधान की दिशा में कोई बड़ा संदेश सामने आएगा, या फिर ब्रिक्स के मंच पर भी दोनों देशों की पुरानी तलखी हावी रहेगी? जिनपिंग के लिए ब्रिक्स अहम। चीन लगातार ब्रिक्स को ग्लोबल साउथ की आवाज और वैश्विक व्यवस्था में ज्यादा प्रभावशाली मंच बनाने पर जोर देता रहा है। हाल ही में चीन ने भी साफ कहा है कि वो ब्रिक्स सहयोग को बेहद अहमियत देता है और भारत की अध्यक्षता में होने वाले इस साल के सम्मेलन की सफलता का समर्थन करता है। जिनपिंग के लिए ब्रिक्स सिर्फ आर्थिक सहयोग का मंच नहीं, बल्कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में चीन के प्रभाव को मजबूत करने का एक अहम जरिया भी है। लिहाजा इस बात की संभावना ज्यादा है कि जिनपिंग भारत में आयोजित होने वाले ब्रिक्स महासम्मेलन में शामिल हो सकते हैं। हालांकि चीन की तरफ से जिनपिंग के दौरे की अभी औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है। दोनों देशों की एडवांस टीमों के दौरे और दूसरी तैयारियों से
उनके भारत आने की संभावना जताई जा रही है। अगर जिनपिंग सितंबर में दिल्ली पहुंचते हैं तो ब्रिक्स के मंच पर उनकी मौजूदगी बेहद अहम होगी। एक तरफ वैश्विक मुद्दों पर मंथन होगा तो दूसरी तरफ मोदी जिनपिंग की संभावित मुलाकात भारत चीन रिश्तों की दिशा के लिहाज से भी बड़ा संदेश दे सकती है। ब्रिक्स में भारत का दबदबा। दुनिया की बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के ब्रिक्स मंच की कमान भारत के हाथ में है। भारत की अध्यक्षता में होने वाला ब्रिक्स सम्मेलन न सिर्फ आर्थिक और रणनीतिक सहयोग के लिहाज से अहम है, बल्कि वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका को भी दिखाता है। भारत ब्रिक्स को सिर्फ राजनीतिक कम्युनिकेशन के मंच तक ही सीमित नहीं रखना चाहता है, बल्कि इसे व्यापार, निवेश, तकनीक और विकास के बड़े प्लेटफॉर्म के तौर पर आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। आर्थिक सहयोग, ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल तकनीक, आतंकवाद के खिलाफ सहयोग और मजबूत सप्लाई चेन जैसे मुद्दे भी भारत की प्राथमिकताओं में शामिल है। भारत, रूस, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के साथ मिस्र, ईरान, इथियोपिया, यूएई और इंडोनेशिया भी इसका हिस्सा है। यानी ब्रिक्स का दायरा बढ़ने के साथ साथ इसकी आर्थिक और रणनीतिक अहमियत भी लगातार बढ़ी है। देश के अलग अलग शहरों में बैठकों का दौर चल रहा है। मंत्री स्तरीय सम्मेलन से लेकर एक्सपर्ट लेवल की चर्चाओं तक कई अहम मुद्दों पर सदस्य देश मंथन कर रहे हैं। इन बैठकों का मकसद सिर्फ आपसी सहयोग बढ़ाना नहीं, बल्कि ब्रिक्स को वैश्विक चुनौतियों पर साझा रणनीति बनाने वाला प्रभावी मंच बनाना भी है। मोदी जिनपिंग होंगे आमने सामने। अगर जिनपिंग दिल्ली पहुंचते हैं तो 2020 के गलवान संघर्ष के बाद यह उनका पहला भारत दौरा होगा। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जिनपिंग की संभावित मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी। ब्रिक्स में भारत के बढ़ते दबदबे और वैश्विक मंच पर उसकी मजबूत होती भूमिका को देखते हुए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की इस सम्मेलन में मौजूदगी की संभावना बेहद अहम मानी जा रही है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भी भारत आने की तैयारियां चल रही हैं। अगर जिनपिंग भारत आते हैं तो यह करीब 7 साल बाद उनकी भारत यात्रा होगी। इससे पहले वो अक्टूबर 2019 में भारत आए थे। जिनपिंग की संभावित यात्रा से पहले एनएसए अजीत डोभाल सीमा मुद्दे पर 25वें दौर की विशेष प्रतिनिधि वार्ता के लिए बीजिंग जा सकते हैं। वहां उनकी चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात हो सकती है। बातचीत में सीमा प्रबंधन, तनाव कम करने और स्थायी शांति के उपायों पर फोकस रहेगा। ब्रिक्स के मंच पर भारत चीन रिश्तों और दोनों देशों के बीच सीमा विवाद पर बातचीत का रास्ता भी खुल सकता है। ऐसे में जिनपिंग का भारत दौरा सिर्फ ब्रिक्स तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसकी गूंज भारत चीन कूटनीति में भी सुनाई दे सकती है। कुल मिलाकर ब्रिक्स का मंच भारत के बढ़ते कद की तस्वीर पेश करेगा। और अगर जिनपिंग दिल्ली पहुंचते हैं तो ये मंच भारत चीन रिश्तों में नई बातचीत और नई कूटनीतिक दिशा की शुरुआत का गवाह भी बन सकता है। अपने फैसलों को लेकर घरेलू मोर्चे पर गिरे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिड टर्म इलेक्शन से पहले एक नया मुद्दा छेड़ दिया है। ट्रंप अमेरिका में चुनाव से पहले मतदाताओं के वेरिफिकेशन की बात कर रहे हैं। इसके लिए भारत की चुनावी प्रक्रिया का उन्होंने उदाहरण भी दिया है। आखिर ट्रंप भारत की चुनावी व्यवस्था से क्यों प्रभावित हो गए? क्या अमेरिका में भारत की तर्ज पर चुनावी प्रक्रिया में बड़ा बदलाव लाने की तैयारी है? इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट, अमेरिका में SIR। अमेरिका में SIR। क्या भारत की चुनावी व्यवस्था अब अमेरिका के चुनावी बदलाव का मॉडल बनने जा रही है? क्या भारत की तरह अमेरिका में भी वोटर लिस्ट की जांच और मतदाता की पहचान को लेकर सख्ती बढ़ाएंगे डोनाल्ड ट्रंप? और क्या 2026 के मिड टर्म चुनाव से पहले ट्रंप अमेरिकी चुनाव की दिशा बदलने की तैयारी में हैं? अमेरिका के बदलते सियासी माहौल के बीच ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की चुनावी प्रक्रिया और वोटर आईडी व्यवस्था की खुलकर तारीफ की है। ट्रंप का जोर
अमेरिका में भी मतदाता की पहचान और नागरिकता की पुष्टि को मजबूत करने पर है। ट्रंप का नया एजेंडा। अमेरिका में चुनावी नियमों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर बड़ा मोर्चा खोल दिया है। इस बार उनके निशाने पर सिर्फ चुनाव प्रक्रिया नहीं, बल्कि वोटर रजिस्ट्रेशन, मतदाता की पहचान और नागरिकता की पुष्टि से जुड़ा पूरा सिस्टम है। ट्रंप जिस बदलाव की पैरवी कर रहे हैं, उसके केंद्र में सेव अमेरिका एक्ट है। इस प्रस्ताव के जरिए संघीय चुनावों में मतदाता की नागरिकता और पहचान को लेकर ज्यादा सख्त नियम लागू करने की कोशिश की जा रही है। ट्रंप का तर्क है कि चुनाव में सिर्फ योग्य अमेरिकी नागरिकों का वोट सुनिश्चित होना चाहिए। यहीं से SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। भारत में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण को लेकर चल रही बहस के बीच अमेरिका में भी वोटर रिकॉर्ड और नागरिकता संबंधी जानकारी की जांच की दिशा में कदमों के संकेत मिले हैं। पिछले हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक सोशल मीडिया पोस्ट ने अमेरिकी सियासत से लेकर भारत की चुनावी व्यवस्था तक हलचल मचा दी। ट्रंप ने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का जिक्र करते हुए भारत की चुनाव प्रणाली की खुलकर तारीफ की और इसी के साथ अमेरिका में चुनावी नियमों को बदलने की अपनी मुहिम को भी आगे बढ़ाया। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि ज्ञानेश कुमार ने उनके प्रशासन से पूछा था कि अमेरिका बिना वैलिड फोटो आईडी के चुनाव कैसे करा सकता है। इसके बाद ट्रंप ने भारत में चुनाव की तारीफ की और लिखा, हमें अभी सेव अमेरिका एक्ट पास करने की जरूरत है। ट्रंप ने भारत की चुनाव व्यवस्था का भी उदाहरण दिया है। भारत में वोटर लिस्ट के सत्यापन और मतदाताओं की पहचान की प्रक्रिया का हवाला देते हुए ट्रंप अमेरिकी सिस्टम को ज्यादा मजबूत और पारदर्शी बनाने की बात कर रहे हैं। IIDM बना हुआ है सेंटर। इससे पहले भी हम शुरू से ट्रेनिंग देते आए हैं और सिखाते आए हैं दुनिया के लोगों को जो देश हमारे यहाँ ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। बहुत से चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स हमारे देश के अंदर आते हैं चुनाव आयोग के अंदर ट्रेनिंग लेने के लिए किस तरह चुनाव का कंडक्ट किया जाता है, जबकि अधिकारी और उनके जो छोटे ऑफिसर्स हैं वो तो आते ही हैं। ट्रंप के प्लान पर घमासान। अमेरिका में भारत जैसी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR व्यवस्था की आधिकारिक तौर पर जरूरत या लागू करने का फैसला नहीं हुआ है, लेकिन ट्रंप जिस तरफ वोटर रजिस्ट्रेशन, नागरिकता की पुष्टि और मतदाता पहचान को लेकर सख्ती की बात कर रहे हैं, उससे SIR जैसी व्यापक वोटर रिकॉर्ड जांच की चर्चा जरूर हो रही है। अमेरिका में चल रही ये प्रक्रिया भारत के SIR की हूबहू नकल नहीं है, लेकिन इसका उद्देश्य वोटर रिकॉर्ड में गैर नागरिकों की पहचान करना और चुनावी पात्रता पर सवालों की जांच करना है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि पहले 12.8 करोड़ मतदाता रिकॉर्ड की जांच में 24,000 से ज्यादा ऐसे लोग मिले जिन्हें उन्होंने गैर अमेरिकी नागरिक बताते हुए अवैध मतदाता कहा। अमेरिका में भी चुनाव से पहले ये सुनिश्चित करने की बहस चलती रही है कि वोटर लिस्ट में सिर्फ योग्य नागरिकों के नाम हो, रिकॉर्ड सही हो और एक व्यक्ति एक ही जगह मतदान करे। ट्रंप समर्थक इसे चुनाव की विश्वसनीयता मजबूत करने का तरीका बताते हैं, जबकि विरोधी आशंका जताते हैं कि ज्यादा सख्त नियम से वैध मतदाताओं के लिए वोट डालना मुश्किल हो सकता है। SIR से ट्रंप को क्या फायदा? ट्रंप नीतियों का अमेरिका में लगातार विरोध हो रहा है।
घरेलू मोर्चे पर पैदा राजनीतिक संकट को देखते हुए ट्रंप ने एसआईआर का राग अलापा है। इसके जरिए वो कई मकसद को साधना चाहते हैं। ट्रंप का एसआईआर जैसी कवायद सिर्फ वोटर लिस्ट की जांच नहीं, बल्कि 2026 के मिड टर्म से पहले चुनावी ईमानदारी के मुद्दे पर अपने वोट बैंक को एकजुट करने और अमेरिकी चुनाव की बहस की दिशा तय करने का राजनीतिक हथियार है। ट्रंप लंबे समय से 2020 के चुनाव को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। वोटर वेरिफिकेशन का मुद्दा उन्हें उसी नैरेटिव को फिर से राजनीतिक एजेंडे में लाने की दिशा में उठाया गया कदम है। ट्रंप के लिए इसका सबसे बड़ा राजनीतिक फायदा ये हो सकता है कि वे चुनावी व्यवस्था को अपनी इलेक्शन इंटीग्रिटी की राजनीति के केंद्र में रख सकें। 2026 के मिड टर्म चुनाव से पहले सेव अमेरिका एक्ट को अपनी प्राथमिकता बनाकर ट्रंप रिपब्लिकन मतदाताओं को लामबंद करने की कोशिशों में जुटे हैं। ट्रंप के इस मुहिम का सबसे बड़ा असर वोटर वेरिफिकेशन और चुनावी नियमों पर पड़ सकता है। हालांकि अमेरिका और भारत की चुनावी व्यवस्थाएं संवैधानिक और प्रशासनिक तौर पर काफी अलग हैं। इसलिए भारत के एसआईआर को अमेरिका में उसी तौर पर लागू करना आसान नहीं होगा। ट्रंप ने हाल में भारत की फोटो आईडी आधारित चुनावी व्यवस्था का उदाहरण देकर अपने प्रस्ताव के पक्ष में तर्क दिया है। आलोचकों का कहना है कि कड़े दस्तावेजी नियम कुछ पात्र मतदाताओं के लिए मतदान को मुश्किल बना सकते हैं। समर्थक इसे चुनावी सुरक्षा बताते हैं, इसलिए इसका राजनीतिक असर दोनों तरफ हो सकता है। विश्व विशेष में मेरे साथ आज इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।